हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती के लिए हम लोग ग्राम समाज और विकास से संबंधित टॉपिक को घटना चक्र 2022 एडिशन से कवर कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो जो कवर करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज। इस बुक का जितने भी प्रीवियस लेक्चर हुए हैं, यदि आपने कवर नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के ज़रूर कवर करें। तो दोस्तों, आइए कवर करते हैं चैप्टर नंबर 5, पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज। जैसा कि जानते हैं, यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न, मिनिमम 1 प्रश्न तो आपको देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा 25 में। तो 2 से 3 प्रश्न भी हो सकते हैं इस चैप्टर से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सामान्य ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय है, जैसा कि आप जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है रिकमेंडेड है। और यहाँ पे क्या है कि सबसे निचले पे देखेंगे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत होती है। वहीं पर ब्लॉक लेवल पर आप देखेंगे तो खंड लेवल पर देखेंगे तो इसको क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। और सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसको यानी जिला लेवल पर जो होता है वह जिला पंचायत, इसको जो है जिला लेवल पर जिला परिषद कहा जाता है, जिला पंचायत, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो पॉलिटिकली यहाँ के जो मुखिया होते हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं। और यहाँ पर अगर अधिकारी के तौर पर सचिव का लेवल आप देखेंगे तो बीडीओ होते हैं, जो कि ग्राम विकास अधिकारी UP-SSC के थ्रू ही जाते हैं। जैसे कि जानते हैं 2018 वाला जो भी एग्ज़ाम होने को है ना। कुछ लोग पहले चयन हुए थे लेकिन बाद में 2 लाइन लिख दी गई और उनका भविष्य जो है फिर से हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे दूसरे लेवल पर आप देखेंगे जैसे कि खंड लेवल या ब्लॉक लेवल पर देखेंगे क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे तो पॉलिटिकली जो होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, है ना। और ब्लॉक प्रमुख, इसके बाद आप लेवल सबसे ऊपरे पावदान पर देखेंगे तो ऊपरे पावदान पर सबसे जो है बैठते हैं कौन, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। अधिकारियों में देखेंगे तो यहाँ पर CDO या पंचायती राज अधिकारी होते हैं मेन, ठीक है। और खंड लेवल पर जो है ब्लॉक प्रमुख, और अधिकारी में देखेंगे तो आप BDO होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अभी आप हम लोग आगे देखेंगे विस्तार से। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन रहा? तो 73वां। यह चीज़ आप जो है पढ़ते होंगे पॉलिटी में भी, है ना। तो ये GS का पार्ट भी है। कुछ जो है यहाँ पर ग्रामीण से थोड़ा ज़्यादा टची होकर के कुछ बातें बताई गई हैं, बाकी पॉलिटी ही जैसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की पंचायती राज अधिनियम अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन करके संवैधानिक व्यवस्था को जो है मार्ग रूप दिया गया। अब यहाँ से आपको एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज सिस्टम को संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73वां याद रखना है। और बाकी सब कमेटी वगैरह अभी आप हम लोग देखेंगे आगे। साथ ही साथ कभी कभी एक्ट का जो आपका ईयर होता है वो भी पूछ लेता है, तो याद रखना है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम कब का है? 1947 का है। वहीं पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम कब का है? तो 1961 का है। यही सब फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 ईस्वी में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके द्वारा की गई संस्तुतियों के अध्ययन उपरांत तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति HPC द्वारा 1997 ईस्वी में 32 विभागों की कार्य
चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास। तो भारत की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केंद्र में राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद सत्ता परिवर्तनों से निष्पादित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर यह स्वायत्तशासी इकाइयां पंचायतें आदिकाल से निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि केंद्र में राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद सत्ता परिवर्तनों से निष्प्रभावित लिखा है, निष्प्रभावित रहकर, यानी कोई भी पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं होता है गांव पे। ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलती है ग्रामीण स्तर पर। और यह एक स्वायत्तशासी इकाइयाँ पंचायती आदि की निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। तो सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है कि भाई ग्राम प्रधान हो गए या ब्लॉक प्रमुख हो गए, ये सभी जो है संवैधानिक तौर पर देखेंगे तो ये सभी जो है किसी भी मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते। लेकिन वहीं पर इनडायरेक्टली देखते हैं तो अभी यूपी में चुनाव रहा है पंचायती का, साथ ही साथ प्रमुखों का और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा कि कितना पॉलिटिकल प्रभाव होता है। लेकिन डायरेक्टली आप बुक में पढ़ते हैं कुछ नहीं, स्वायत्तशासी संस्था है। चलो आगे देखते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही रखना है याद कि स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का प्रथम चरण कब रहा है? तो वर्ष 1947 ईस्वी से लेकर की 1952-53 की मध्य। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और बाद में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। तो यही सब फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था की गई। तो याद रखना है कि जो प्रदेश है अपना उत्तर प्रदेश, जिसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तो उस समय क्या है कि 15 अगस्त 1949 ईस्वी से पंचायतों की स्थापना जो है वो शुरू हुई है। साथ ही साथ ईयर तो अभी पढ़ के आ रहे हो, कौन सा एक्ट किस अधिनियम किस एक्ट के रहे हैं। अब यहाँ पर इस बुक में यही खासियत है कि आपको नोट के साथ जो उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इस बुक में अच्छे खासे नोट दिए गए हैं, थ्योरी दी गई है, और उसके बाद एमसी की वजह से कि अदर बुक्स में होती हैं तो उनकी तरह नहीं यहाँ पर दिया गया है। लेकिन बुक काफ़ी अच्छी है, अच्छे खासे फैक्ट होते हैं, गलतियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं। कहीं आपको पूरी बुक में एक दो मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अदर बुक में आप देखेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। इसीलिए मैंने बोला कि थ्योरी के लिए आप इसी बुक को रखिए और प्रैक्टिस के लिए जितनी मार्केट में मिल रही हैं 1000 बुक ले आइए और प्रैक्टिस कर लीजिए अगर कर पाते हैं तो इस बुक में नोट मिलेगा। नोट के साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो देखने को मिल जाते हैं। यदि इस पब्लिकेशन का कोई प्रैक्टिस सेट आता है तो उसको मैं ज़रूर सॉल्व कराऊंगा, काफ़ी अच्छा होता है। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो संविधान में वर्णित है, लिखित है। देखेंगे जो आर्टिकल नंबर 243D है उसमें क्लॉज जो 3 है उसमें लिखा गया है, महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। नॉट लेस देन 1/3। नॉट लेस देन 1/3 का मतलब 33% से कम किसी भी हाल में पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से इससे कम नहीं होने चाहिए। हाँ, किसी किसी स्टेट में ज़्यादा भी आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखना है नॉट लेस देन 1/3, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, 33%।
73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पर आरक्षित होने चाहिए। अगला प्रश्न किस तरह पूछा गया है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर ग्राम पंचायत समिति है, सभा है और पंचायत है और नगर पालिका है। तो जैसा कि जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन के हिसाब से अपने संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। पहले स्तर पर देखेंगे निचले पायदान पर, तो इनमें पहले में जो रहता है सबसे नीचे ग्राम सभा, जिसको कि ग्राम पंचायत कहा जाता है। दूसरा जो लेवल होता है ब्लॉक लेवल, इसको आप पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे ऊपरी लेवल होता है तीसरा, वह जिला लेवल, जिसमें कि जिला परिषद या जिला पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि तहसील स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर या तहसील खंड लेवल पर जो कहा जाता है वह पंचायत समिति। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। अगला है आपका, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। वहीं पर जो मैंने करवाया था बुक अंकित बाटी सर वाली थी बुक MCQ के पार्ट में, ठीक है, तो वहीं पर इसको आंसर जो है वहाँ पर ए माना गया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत गलतियाँ हैं बुक में, इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया कि थ्योरी के पार्ट को बिल्कुल नहीं कवर करवाना है। मान लो कुछ तथ्य पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ गलत हो गया और एग्ज़ाम में कहीं वही पर आ गया, तब फिर गड़बड़ झाला हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है थ्योरी की आपको इसी को बुक को कवर करना है। वहाँ पर देखेंगे तो 5 से 20 सदस्य को आंसर माना गया, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी बी बिल्कुल जो सही जवाब होगा, 7 से 17 ऑप्शन बी। और आप जानते हैं ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है आपका, कब पूछा गया था, तो यह 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो एक ग्राम पंचायत में वह ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। अगला प्रश्न किस तरह पूछा गया कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे, यानी पंचायत का सदस्य पूछा जा रहा है। ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में आप जानते हैं कि प्रधान जो होते हैं वो सभी के वोटों के द्वारा, यानी सभी लोग उनको वोट करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो पंचायत के सदस्य होते हैं, तो ग्राम जो सभा होती है उसमें आप जानते हैं वार्डों में बटे होते हैं। वहीं अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि 7 से 17 यानी कम से कम 7 तो होने चाहिए, मैक्सिमम 17। तो मान लीजिए यहाँ पर 10 जो है वार्ड बट गए हैं और यहाँ पर जो लोग इनमें निवास कर रहे हैं वही लोग, उतने ही लोग यहाँ जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनको जो है वो वोट करके चुनते हैं। तो दैट इज ये सदस्य ही होते हैं ग्राम पंचायत सदस्य, जो कि प्रधान होते हैं। तो प्रधान में क्या है कि पूरे गांव के लोग उनको वोट करते हैं, है ना। तो पंचायत का सदस्य हो या ग्राम प्रधान हो, अगर इलेक्शन उसको लड़ना है तो उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो उसने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। बाकी आप जानते हैं अगर आप MLA का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसदीय का, तो आपकी आयु 25 होनी चाहिए। 30 वर्ष आप जानते हैं राष्ट्रपति के लिए आपकी मिनिमम 35 वर्ष या उससे अधिक होनी ही चाहिए। वहीं पर 18 वर्ष आप जानते हैं वोटिंग की उम्र है। ठीक है, तो चुनाव अभी होने वाले हैं, वोट जरूर कीजिएगा, अपने अपने मत का प्रयोग करिए। और वोट देने का अधिकार किस तरह का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है या आपका कानूनी अधिकार है, कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 5वां नंबर पूछा गया भाई कि भारत में जो ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है वह कितनी है। यदि आपसे सेंसस के आंकड़े आपको मालूम है तो सेंसस वाले दे दीजिएगा। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको लेटेस्ट जो डाटा होगा अपडेटेड उसी के हिसाब से आंसर देना होगा। सेंसस के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। लेटेस्ट डाटा अगर आप देखते हैं तो वर्तमान में भारत में ग्राम पंचायतों की कुल जो संख्या है वो है कितनी, 2,55,361 है और यह दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार है।
तो ग्राम पंचायतें, ठीक है, ध्यान देना है, गांव नहीं है, ग्राम पंचायत हैं, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में कई गांव हो सकते हैं। तो देख सकते हैं आप पंचायती राज व्यवस्था से कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये आपकी सामने यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपका इसका ले सकते हैं। 5 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं थ्योरी के पार्ट में। तो किस तरह प्रश्न आते हैं आपको समझ में आ गया होगा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार 40 यानी जो अनुच्छेद आपका 40 है उसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्यों में अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करे। जैसा कि आप जीएस में पॉलिटी भी पढ़ते होंगे और आपको मालूम होगा दोस्तों कि संविधान में कुल कितने पार्ट हैं, तो 22 पार्ट हैं टोटल। काउंट के हिसाब से आप करेंगे तो 25 हो जाते हैं, लेकिन आपकी संविधान में याद रखना है 22 भाग हैं, इस हिसाब से पूछा जाता है। तो उसमें जो पार्ट नंबर आपका पड़ता है, देखिए पहले में तो आपका हो जाता है यूनियन और टेरिटरी का हो जाएगा, दूसरा जो पार्ट आता है वो सिटीजनशिप का हो जाता है, तीसरा फंडामेंटल राइट है, चौथा जो पार्ट आता है आपका वो होता है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉलिटी का होगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी पार्ट आपका 4, उसमें जो आर्टिकल दिए होते हैं, आर्टिकल जो स्टार्ट होता है आपका देखिए 1 से लेकर के 4 तक तो आपका टेरिटरी में हो जाता है आपका, उसके बाद 5 से 11 सिटीजन वाला हो जाता है, और 12 से लेकर के 35 तक आपका फंडामेंटल राइट का हो जाता है, यानी 36 से स्टार्ट हो करके आपका 51 तक जो है वो डीपीएसपी में आता है। तो उसी में जो आपका आर्टिकल नंबर 40 है उसी में बताया गया है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह पंचायत के गठन से संबंधित आवश्यक कदम उठाए। ठीक है, तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पंचायत की गठन जो है किस में दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 40 में 40 में। ठीक है, जब पॉलिटी पढ़ा जाएगा जीएस में तो वहाँ पर अच्छे से कवर किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि 15 अगस्त 1949 ईस्वी से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो 15 अगस्त 1949 दैट टाइम पॉपुलेशन क्या रही तत्कालीन, आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है 5 करोड़ 40 लाख, और आज के समय में आप जानते हैं कितनी पॉपुलेशन है, लगभग अभी तो 2021 वाला डाटा आया नहीं है सेंसस, अब आए तब मालूम होगा। 2020 के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 25 करोड़ तो पहुंच ही गई होगी आबादी, समझ रहे हैं। तो एग्जैक्ट डाटा आएगा तो पता चलेगा। तो यहाँ पर याद रखना है, कुछ खास नहीं इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1951-52 में ग्राम सभाओं की संख्या बढ़कर 35,943 तथा पंचायत अदालतों की संख्या बढ़कर 8492 हो गई। वर्ष 1952 ईस्वी में पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य करना आरंभ किया और इसी वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तो याद रखना, साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो 5 ईयर प्लान रहे हैं इनका जो समय पीरियड रहा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित रही है, कौन सा जो है घटना किस पंचवर्षीय योजना में, यानी कृषि पर ज़्यादा जोर किस पर दिया गया है, रोजगार सृजन के लिए किस पर जोर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन पे किस पर जोर दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में। ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। साथ ही साथ आपसे टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है और कौन से 2-4 हैं, 1 से लेकर के 4-5 तक आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि पद्धति भी पूछ ली जाती है, कौन सा 5 ईयर प्लान किस पद्धति पर आधारित रहा। ये सब प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में और ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कवर करेंगे। और आप जानते हैं अगर मोटी मोटा आप देखेंगे तो 5 ईयर प्लान में जो पहला रहा है आपका टाइम पीरियड वह 51 से शुरू होता है, यानी 1951। ठीक है, 51 से लेकर देखोगे तो 56 हो जाता है और उसके बाद
फिर आप देखोगे 56 से 61 यानी 5 साल आप ऐड करते चलोगे, ठीक है। फिर 61 से लेकर के 66 तक रहा है, और 66 से लेकर के फिर बीच में आपका 2 ही रहा है ना, 69 ही रहा। इसके बाद देखोगे 1 हो गया, 2 3 4, है ना। इसके बाद आप देखोगे 69 से फिर काउंट करोगे 5, 74 कर लोगे इसको। फिर 74 से 1 साल जो है वो आपका कम ही रहा है, 5th वाला जो रहा, यानी 74 से 78 रहा। ये सब जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो देखें। आगे बढ़ते हैं। योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों की सदस्य मनोनीत किए गए। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया। अब आज के ज़माने में जानते हैं ग्राम विकास मंत्री हो गए, पंचायती राज मंत्री, ये सभी होते ही हैं शासन में। जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल रहा है, आगे देखते हैं। 1952-53 ईस्वी में जमींदारी विनाश के पश्चात ग्राम समाज की स्थापना हुई और ग्राम सभाओं के अधिकार बढ़ाए गए। पंचायतों के विकास का दूसरा चरण जो रहा है वह 53 से 59-60। इसमें क्या क्या रहा है देखते हैं कि वर्ष 1953-54 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभा की सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई और इस समिति के सुझावों को दृष्टि में रखकर पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया, जो पंचायतों की अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित हुआ। वर्ष 1955 ईस्वी में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम सभा व ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। अब मान लो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ग्राम सभा व ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को कब एक कर दिया गया रहा, तो वर्ष 1955। 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर ग्राम में ग्राम सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर ये सब हो गई, इतनी हो गई, उतनी हो गई। आगे देखते हैं। वर्ष 1957-58 में ग्राम पंचायतों की क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 72,425 की स्थान पर 72,409 ही रह गई, जबकि न्याय पंचायतों की संख्या 85,851 थी। वर्ष 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण किया गया। तो ये कहानी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 1959-60 पंचायतों का कृषि विषयक कार्य की दृष्टि से उल्लेखनीय वर्ष रहा है और इस वर्ष पंचायतों ने खाद्यान्न उपज बढ़ाने के लिए चलाए गए रबी व खरीफ आंदोलनों में विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया। 102 से अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई। पंचायतों का अगला चरण दैट इज तीसरा चरण जो रहा वह 60 से 61 से 71-72 की बात की जा रही है। इस समय क्या रहा कि 1960-61 में गाँव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम सभा स्तर पर किया गया। इसी पर पंचायत राज अधिनियम में संशोधन द्वारा ग्राम पंचायती तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किए जाने का निश्चय हुआ। अब यहाँ से आपके फैक्ट जो निकल रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है दोस्तों कि जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें थोड़ा संशोधन किया गया, और संशोधन ये किया गया कि ग्राम सभा के जो प्रधान हैं इनका जो चुनाव है गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा जो है वो किए जाने का जो है निश्चय हुआ। गुप्त मतदान प्रणाली, जाओ चुपचाप जो है मतपेटिका में अपना मुहर लगाओ, मतपेटिका में अपना बैलेट पेपर डाल दो। गुप्त मतदान 10 फरवरी 1961 ईस्वी से 7 फरवरी 1962 ईस्वी के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। और ये बलवंत राय मेहता समिति, ये बलवंत राय काफ़ी आपकी इम्पोर्टेंट, बलवंत राय से मेहता जो समिति है वर्ष 1957 ईस्वी की है और इन्होंने रिकमेंड किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे होगा, ठीक है।
तो याद रखना, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि किसने सुझाव दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज का, है ना, यही सब पूछा जाता है। वास्तुकार या शिल्पीकार माने कौन जाते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसका योगदान है, यही सब बार बार घुमा के पूछते हैं। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के अनुसार, यानी जो आपका क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम उत्तर प्रदेश 1961 का है, इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। यही 3 स्तरीय बात की जाती है। गांव लेवल पर देखेंगे तो ग्राम सभा है, ब्लॉक या तहसील या खंड लेवल पर देखेंगे तो क्षेत्र समिति है, और जिला लेवल पर देखेंगे तो जिला परिषद है। यही 3 स्तर हैं त्रिस्तरीय बलवंतराय पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है। पंचायतों के तीसरे आम चुनाव के पश्चात प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर इतनी हो गई, इतनी आपको लेटेस्ट याद रखना है, ये सब कहानियाँ नहीं याद रखना कितनी बढ़कर कब हुई। अगला है पंचायतों के विकास का जो चौथा चरण रहा, 72-73 से 81-82 की बात की जा रही है। इस समय क्या रहा है कि पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए थे और उस समय प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या इतनी थी। ये सब कुछ कहानी याद नहीं रखना है आपको। 30 अक्टूबर 1971 ईस्वी को विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों के शासकीय कर्मचारी हो जाने के उपरांत ग्राम पंचायतों की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार हुआ और तदुपरांत बड़ी द्रुतगति की ग्राम पंचायतों अर्थात ग्राम उपयोगी सत्ता की जड़ें गहरी जमने लगीं। वर्ष 1981-82 ईस्वी की अंत तक कतिपय संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में इतनी ग्राम पंचायतें फिर इतनी न्याय पंचायतें कार्यरत रही हैं। ग्राम पंचायतों का 5वां जो सामान्य निर्वाचन रहा 72-73 की उपरांत मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ था। अगला पॉइंट है कि इस समय निर्वाचन में ग्राम सभाओं की संख्या 74,060 थी। इन चुनाव में उनके मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब आपके एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न बनता है दोस्तों, यह बनता है कि आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल पूछ लिया जाता है कि मतदाताओं की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। अगर ईयर पूछते हैं तो ईयर आपको बताना होगा। ये आपका रहा है 1989 में, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो था 61वां। ठीक है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो चैनल पर वीडियो आपको पढ़ा होगा हैंड रिटन नोट के साथ, आप उसको कवर कर सकते हैं। एक बार उसको देख लेंगे तो संविधान संशोधन के जितने भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने वाले तथ्य हैं वो पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। 61वां संविधान संशोधन, या आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइएगा और टाइप कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। वीडियो पहले नंबर पर आएगा, आप इस तरह कवर भी कर सकते हैं। तो 61वां जो संविधान संशोधन रहा दोस्त, वहाँ पर पूछा जाता है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है एक्ट, ठीक है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो 1988 का रहा है। और ये ईयर अगर पूछा जाता है क्योंकि एप्लीकेबल जो हुआ है 1989 में हुआ है, तो याद रखना यही सब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के विकास का 5वां चरण जो कि 83-84 से लेकर के 92-93 तक रहा, इसमें क्या रहा कि वर्ष 1988 ईस्वी में ग्राम पंचायतों का 6ठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। 1988 में ही पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायत की सदस्य पदों पर 30% प्रतिनिधित्व जो है वो महिलाओं का होना चाहिए। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। तो ये सब चीज़ें अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है वह यही पूछा जाना है कि जो महिलाओं का आरक्षण वह कितना है, और महिलाओं का जो आरक्षण होता है ना वो किस हिसाब से दिया जाता है। मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें हैं, जो कि अभी लेटेस्ट डाटा पढ़ के आ रहे हो कितनी रही हैं, तो 2,55,361। अब ये ग्राम पंचायतें हैं, तो इसमें जो प्रधान होते हैं पंचायत स्तर पर बात की जाती है
तो ग्राम पंचायतों में क्या है, जितनी भी जो महिलाएं हैं, अब जो टोटल मान लीजिए 2,55,361 है, 2,55,000 ग्राम पंचायत हैं, तो उतने प्रधान भी होंगे, आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पर जितनी सीटें हैं, इन 2,55,003 सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण तो होगा ही होगा इसमें, ठीक है। अब इसके साथ जो भी सीटें ओबीसी में जाएंगी, SC ST में निर्धारित होती हैं, जैसे कि अभी हाल ही में चुनाव हुआ था जब ग्राम पंचायत का उत्तर प्रदेश में, है ना, कोविड के दौरान, तो आपने देखा होगा कि आरक्षण एक बार डिक्लेयर हुआ, फिर दोबारा लोग कोर्ट ओढ़ गए, फिर जो दोबारा निर्णय आया, फिर रोटेशन ही चेंज हो गया। तो कहाँ जहाँ 80 थी पता लगा वहाँ सामान्य हो गई, जहाँ सामान्य के लिए प्रधान की तैयारी करने वाले थे कुछ लोग, वहाँ 80 पहुँच गई, सीटें बदल गई। तो काफ़ी जो है लोग निराश हुए इससे, काफ़ी लोगों में जो है सीट आई तो खुश भी हुए होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहीं। तो SC ST और OBC की जो भी सीटें जो है वितरण होती हैं, ठीक है, जो कोटा में जाता है, कितनी सीटें, जैसे कि OBC की मान लो 27% है, ठीक है, तो 2,55,361 के 27% सीटें आएंगी। वो जो सीटें होगी यहाँ भी 1/3 आपको महिलाओं के लिए देना होगा, और टोटल सीट में 1/3 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये ऐसे दिया जाता है आरक्षण। आगे देखते हैं। अगला है कि इस आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या इतनी रही, ये सब कोई मतलब नहीं है, कहानियाँ हैं। आगे देखो, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे लेटेस्ट डाटा पूछा जाएगा, जो कि 2 दिसंबर 2021 लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देखेंगे तो कितनी है दोस्त, 2,55,361 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 1989 ईस्वी में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, आपको मालूम होना चाहिए ईयर, ठीक है। इस योजना के कार्यान्वयन का जो भार रहा वह ग्राम पंचायतों को सौंपा गया। ग्राम पंचायत के विकास का अगला जो चरण है, छठा चरण है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 40 में आधारभूत स्तर पर ग्राम पंचायतों को मान्यता देते हुए ये कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। वर्ष 1994 ईस्वी में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एक रूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने और आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में जो है वो लागू हो गया। तो आपको जो याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन याद रखना है, ठीक है। कब का है, तो 1992 ईस्वी। लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से इफेक्टिव हुआ ये, ठीक है। चलो, और यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपका मनाया जाता है, क्या बोलते हैं, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस जो हर साल आप जानते हैं 24 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि पंचायती राज को दर्जा जो है मिला था आपको इसी दिन, ठीक है। इसी दिन से जो है प्रभावी हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रवृत्त हुआ। इसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत यानी क्षेत्र समिति और जिला परिषद जो अधिनियम है 1961, जरूर याद रखना आपको एक्ट का ईयर, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम कब का है, संयुक्त प्रांत, तो 1947 का। साथ ही साथ आपका जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम कब का है, 1961 का। इनमें जो है संशोधन कर राज्य में 3 स्तरों की पंचायतों, दैट इज ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, इनमें एक रूपता लाते हुए निम्नलिखित जो है व्यवस्थाएं की गई। पहला क्या है कि भाई पंचायतों का संगठन और संरचना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण। पंचायतों का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए।
पंचायतों के कृत्य, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का विस्तार है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन की बात की गई है और राज्य वित्त आयोग की स्थापना। तो ये 6 बातें जो है इसमें संशोधन किया गया है। संयुक्त पंचायत राज अधिनियम 1947 और 6 पंचायत जिला परिषद अधिनियम 1961 में उनमें संशोधन करके जो है ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं अपनी की गई। पंचायत का गठन हो, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथासंभव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आबादी के प्रतिशत के आधार पर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष के पदों एवं सदस्यों के स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 1/3 अन्यून पदों एवं स्थानों पर आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। देख रहे हैं, तो जो मैंने अभी बताया आपको कि जो टोटल सीटें होती हैं उनमें तो स्थानों पर आरक्षण तो व्यवस्था होगी ही होगी, साथ ही साथ जो पद जो है बांटे जाएंगे SC ST और OBC में, उनमें भी 1/3 अभी जो है आरक्षण प्रावधान है। ठीक है, तो यही साथ ही है। और आपको याद रखना है कि आबादी जो है आपका ग्राम पंचायतों के गठन की जो आबादी का होना चाहिए, कम से कम 1000 लोग हों तो एक ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा। ठीक है, और यह भी सुनिश्चित किया गया कि पंचायतों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष हो एवं उसे पूरा कर सकें। ठीक है, ये सब आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे। जो ड्यूरेशन है आर्टिकल नंबर 243E में इसको बात की जाती है। संविधान एवं राज्य के पंचायत राज अधिनियमों में किए गए प्राविधानों के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, आप जानते हैं जब पंचायती राज सिस्टम आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और उसके ठीक 1 साल बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना भी की गई। 23 अप्रैल 1994 ईस्वी में एक अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, और वर्ष 1994 ईस्वी से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों की सामान्य निर्वाचन संपन्न कराए गए। तो याद रखना क्या फैक्ट निकला कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? 23 अप्रैल 1994। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हो, दैट इज निर्मल भारत अभियान। पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान जो ग्रांट मिलता है। आप जानते हैं जो फंडिंग होती है ग्राम प्रधानों के जो फंड में जाते हैं योजनाओं के तहत, वह ग्रांट आपका 13वें वित्त आयोग जाता है के तहत। ठीक है, और अब तो 13 के बाद 14 फाइनेंस कमीशन 15 आए, इससे और भी फंडिंग होने लगी है ज़बरदस्त। पहले क्या होता था कि जो फंडिंग जाती थी बजट के हिसाब से देखेंगे तो लगभग जो है आधा आधा हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि जितना फंड जाता है ना गांव लेवल प्रधान की फंड में बहुत पैसा जा रहा है आजकल, समझ रहे हो। तो ये जो है आपका 75% ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में पैसा जा रहा है गांव के विकास के लिए, तो 75% सीधे ग्राम की फंडिंग, फिर 25% में ऊपर बढ़ जाता है। यानी जो आपकी त्रिस्तरीय है ब्लॉक लेवल और जिला परिषद। आगे देखते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड एवं कृषि ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था की बात की जाती है, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना हो गया। बहुउद्देशीय ग्राम पंचायत भवन है। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम है। राजीव गांधी पंचायती सशक्तिकरण जो अभियान है। प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास। ठीक है, इन सभी के लिए जो है ग्राम पंचायत के पास फंडिंग होती है, समझ रहे हैं आप। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1950
ईस्वी से किया जा रहा है। तो यह आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट तथ्य है। कब से पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 ईस्वी से किया जा रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं हर 5 साल में आता है, ठीक है। तो 95 से फिर 2000 हुआ, 2000 यानी 5, फिर 10, है ना। इसके बाद 10 के बाद 15 के बाद 20 में होना था, फिर कोविड हो गया था, फिर उससे थोड़ा लेट हुआ चुनाव भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो हर 5 साल में होता है। कब से हो रहा है, 2000 यानी 1995 से। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यह तथ्य इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय दैट इज जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा है, जिसमें सभी योजना एवं बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाओं एवं बजट को अनुमोदित कराया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5,59,073 ग्राम पंचायत, 825 क्षेत्र पंचायत हो गई और 81 यानी 8,135 न्याय पंचायत। जबकि वहीं पर आप देखेंगे तो 75 जिला पंचायत हैं, ठीक है। तो आपको जो याद रखना है, यही इम्पॉर्टेंट तथ्य आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाए गए डाटा ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहीं से आपको याद रखना है। बाकी जो लेटेस्ट डाटा दिसंबर 2021 के हिसाब से जो पढ़ के आ रहे हैं कि 5 लाख, माफ़ कीजिएगा, नहीं 5 लाख कह रहे हैं, 2 लाख कितना था, 2,55,361 यह ग्राम सभाएं रहीं, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, याद रखना है 2,55,361 ही जो है ये ग्राम पंचायतें हैं। अब ग्राम पंचायत, अब ग्राम सभा में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं वो ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत आपने देखा तो ये क्या है बेसिकली कि अब जैसे कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, वैसे आप देखोगे सेंसस के हिसाब से तो 6 लाख समथिंग रहा है, लेकिन जो बेसिकली आपको याद रखना है वो लेटेस्ट डाटा ना याद को रखना ही है, साथ ही 2,55,361 ही है, ठीक है। अब आपको जो ग्राम पंचायत अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है डाटा उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से कितना 59,073 ग्राम पंचायत, यानी वर्तमान में आप देखेंगे तो इतने ही ग्राम प्रधान होंगे। और वहीं पर 825 क्षेत्र पंचायत यानी जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर होते हैं BDC, वर्तमान में इतने होंगे आपकी। 75 जिला पंचायत यानी जिला पंचायत जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, इतने पंचायत होंगे। और जिला जानते हैं, जिला भी अपने उत्तर प्रदेश में 75 ही है। न्याय पंचायत वह पंचायत है और न्याय पंचायतों के अंडर में ही जो है आपकी ये ग्राम सभाएं होती हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत, मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है तो बोला जाता है कि ग्राम पंचायत एक गांव हो गया, रामपुर मान लीजिए है। अब उसमें रामपुर के अंदर में जो न्याय पंचायत श्यामपुर है। अब श्यामपुर के अंडर में आप देखेंगे रामपुर है, फिर घनश्यामपुर, इस तरह आप जो भी नाम होता होगा गांव के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत देखेंगे तो ग्राम पंचायत से बड़ा जो है वो आपका हो जाता है न्याय पंचायत, और न्याय पंचायत से बड़ा आपका क्षेत्र पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत से बड़ा आपका जिला लेवल पर होता है जिला पंचायत, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, याद रखना ये इतनी ग्राम पंचायतें। और 2,55,361 ये गाँव की संख्या की बात की जा रही है, जो कि लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। तो याद रखना, अब ये आपको जरूर याद रखना है। जबकि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की वेबसाइट्स पर अगर आप देखोगे तो कुल ग्राम पंचायतों की संख्या बताई जा रही है 58,189 दी गई है। तो आप देख रहे हैं ये अपने वेबसाइट्स में ही ग्राम पंचायतों की संख्या में अपना अलग अलग डाटा दे रहे हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम में जो आता है आपको यहाँ पर लगाना होगा वो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, यानी आपको यहीं पर 59,073 ही लगाना होगा एग्जाम में, क्योंकि उतने ही ग्राम प्रधान होंगे। वो जानते हैं 75 जिला पंचायत अध्यक्ष ही हैं, तो आपको यही सेलेक्ट करना होगा। बाकी 2 में से एक ही ऑप्शन दिया होगा, दोनों में दिया होगा, दोनों में से कोई एक लगा देना, ठीक है। और जो आपका लगाना मेरे हिसाब से वो आपको यही लगा देना। जैसे कि अभी
पेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया 250 सीटें, 252 सीटें। अब आयोग को कौन क्या बोले, है ना। अब उन्होंने इसलिए आंसर माना 252 कि भैया जो है 252 कह रहे, यानी 550 जो 552 का खेल है आपका लोकसभा के सीटों का, है ना। अब उन्होंने 552 अपने हिसाब से तथ्य दिए होंगे कि वर्तमान में जो आपका बनी हुई हैं लोकसभा सीटें 2019 का जो इलेक्शन हुआ है वो जब तक विघटन नहीं होगा तब तक बनी रहेंगी सीटें, इसलिए 552 ही उन्होंने दे दिया करंट। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था वो ये पूछा था संविधान के अनुसार कितनी है। संविधान तो अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया ना 104, तो इसके हिसाब से 550 सीटें बची हैं। लेकिन अब कौन क्या बताए, आयोग को मानना चाहिए तो उनको 550 मान लिए हैं, 552 सीटें। चलो अगला है आपका दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायत है। वर्ष 1992 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संविधान संशोधन किया गया और एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 ZG में नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तो सिंपल सी बात है, आप समझो जैसे कि अभी आपने 73वां संविधान संशोधन देखा, 73वां संविधान संशोधन 1992 का, जो कि आपका रहा है, इसमें जो भाग जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया ग्राम पंचायत, 73वां संविधान संशोधन 1992 का। और ये अप्लीकेबल कब हुआ था, गांव वाला यानी ग्राम पंचायत, तो ये रहा आपका 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। और वहीं पर आपका आ जाता है जो संविधान संशोधन 73वां के बाद 74वां संविधान संशोधन में 1993 यानी 1992 का ही रहा है। और इसके तहत भाग 9 के बाद क्या जोड़ दिया गया, 9A 9 का, ठीक है। और यहाँ पर 243 पी से लेकर के 243 जेड तक की बात की गई है, आर्टिकल के प्रोविजंस दिए गए हैं इनके अंतर्गत। वहीं पर पंचायतों में आप देखेंगे तो 243 से लेकर के 243 ओ तक की बात की जाती है, ठीक है, जिसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल हो जाते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि महिलाओं का आरक्षण कौन से आर्टिकल में है, तो 243D3 है। इसके बाद आपका फाइनेंस जो आपका राज्य वित्त आयोग का गठन है वो कौन से आर्टिकल में है, तो 243 आई है उसका। उसके बाद आपका एक राज्य वित्त आयोग का भी बात की निर्वाचन आयोग की वित्त आयोग का तो 243 आई है, और निर्वाचन का भी पूछा जाता है तो 243 के है उसका। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, मालूम होना चाहिए। तो आइए अभी देखेंगे, हो सकता है इसमें दिए हों, तो ये सारी चीज़ें हैं। 74वां संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि अधिनियम 1994 से एक नया जो है वो कानून बनाया गया। बस कुछ नहीं, कहानी समझो आप कि 74वें संविधान संशोधन के तहत म्यूनसिपालिटी को जो है ऐड कर दिया गया भाग 9A बना करके, ठीक है। नगर निगम में एक मेयर, अब यहाँ से समझो कि नगर निगम में एक मेयर, एक उपमेयर व 3 प्रकार की सभासद होते हैं। मेयर का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से, यही सब पूछा जाने वाला आपके तथ्य हैं एग्जाम में कि निर्वाचन का जो मेयर होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप समझिए उनका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी जो मेयर होते हैं, जो नगर पालिका या नगर परिषद जो होती हैं उनमें जो लोग होते हैं चुनाव में नगर मेयर खड़े हो जाते हैं, डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा उनको वोट मिलता है, ठीक है। वहीं पर आपने ग्राम सभा का जानते हैं कि जो प्रधान होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट। और ग्राम पंचायती की टाइम पर ही BDC के इलेक्शन, जैसे अभी हाल ही में हुआ था ग्राम पंचायत और BDC यानी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर, BDC ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर। तो यही BDC जो है, इन्हीं BDC में एक कोई जो है ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ता है, उन्हीं BDC सदस्यों के द्वारा चुना जाता है इनको। तो ब्लॉक प्रमुख आप देखेंगे क्या होगा, जनता के द्वारा डायरेक्ट थोड़ी चुने गए, जो BDC चुने गए इन्हीं में से कोई एक खड़ा हुआ और इन्हीं सभी लोगों ने इनको वोट दे दिया, है ना। सभी लोगों क्या मतलब कि इसी में से 2-3 लोग खड़े हो सकते हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए, तो जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा पाएगा वही जो है हो जाएगा। तो वहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व अधिनियम चलता है। तो इसके हिसाब से क्या है कि आपने देखा कि ग्राम सभा का जो ग्राम प्रधान है वो तो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए, ब्लॉक प्रमुख देखोगे तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, इनडायरेक्ट। वहीं पर जो जिला लेवल पर होते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष,
उनको भी जो है अप्रत्यक्ष ही चुना जाता है, क्योंकि उनको जो चुना जाता है वो जिला पंचायत सदस्यों के बीच में चुना जाता है। जिला पंचायत सदस्य को जो चुने जाते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा। तो जनता चुनी जिला पंचायत सदस्य को और जिला पंचायत सदस्य चुन लिए जिला अध्यक्ष को। तो ये हो गए यानी इनडायरेक्ट, आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष, और जिला पंचायत सदस्यों को डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना गया प्रत्यक्ष रूप से। यही सब आपके एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर की गई कि मेयर निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा यानी 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष उम्र, यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो मेयर का जो टाइम पीरियड है यानी ग्राम प्रधान की ही तरह इनका 5 वर्ष के लिए चुना जाना है, और पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। धारण तिथि से पद यानी जिस दिन शपथ इन्होंने ले लिया उसके 2 वर्ष तक उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। कितना? 2 वर्ष तक ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो पारित नहीं होता तो फिर 2 वर्ष इंतजार करो, आप समझ रहे हो, 2 वर्ष और फिर इंतजार कर लो, यानी 5 साल का इनका कार्यकाल हो गया। 2 वर्ष बाद इनके खिलाफ मान लो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो और किसी कारणवश पारित नहीं हुआ तो चलो फिर ले आओ 2 साल, तो 4 साल इनका ऐसे निपट गया, 1 साल बचा। तो एक कार्यकाल में इनके खिलाफ 2 ही बार तो लाओगे प्रस्ताव, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात, ये सब प्रैक्टिकली होता नहीं है, एक बार जो बन गया बन गया। आगे देखते हैं। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, निर्वाचित हो गए, मनोनीत हो गए और पदेन हो गए। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर के क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य आते हैं। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की जो कुल संख्या वो 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह तथ्य इंपॉर्टेंट याद रखना है कि निगम में जो निर्वाचित होने वाले सदस्यों की जो संख्या है वो 60 से कम किसी भी हाल में नहीं होगी और 110 से अधिक किसी भी हाल में नहीं होगी, ठीक है। तो 60 से कम नहीं और 110 से अधिक नहीं। वर्तमान में पंचायती राज जो कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन वर्ष 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब स्टार्ट हुआ है? 1916 ईस्वी में। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? राज्य कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। राज्य कैबिनेट मंत्री, राज, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र या नगरों के प्रकार की घोषणा किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला आता है भाई आपका अब राज्य वित्त आयोग। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को किया गया था। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 ईस्वी को हुई है और ग्राम पंचायत का गठन यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। ये तथ्य इम्पॉर्टेंट सभी याद रखना है। अगला है मतदाता। पंचायतों में मतदाता बनने की न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष है। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों की न्यूनतम जो आयु सीमा 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। वहीं पर ग्राम सचिव अगर पूछ लिया जाता है तो आपको लगाना होता है BDO यानी जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम सचिव होते हैं उनको सचिव कहा जाता है। वहीं पर अगर आप ब्लॉक अध्यक्ष देखेंगे तो ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर जो होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख होते हैं और अधिकारी लेवल में देखेंगे तो BDO होते हैं यानी कि आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दैट इज ब्लॉक यानी खंड विकास अधिकारी होंगे, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं जिला लेवल पर जो होंगे वहाँ की अध्यक्ष व जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। और आपके सचिव यहाँ पर सचिव अगर देखेंगे अधिकारी के तौर पर तो CDO या पंचायती राज अधिकारी होते हैं, ठीक है। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ये कहानी अभी समझ के आ रहे हो। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव अभी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। ये नहीं जानते हैं प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट जनता दाके अपना जो है वो मतदान करती है, प्रत्यक्ष हो जाता है।
उप प्रधान का चुनाव जो होता है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी आप कह सकते हैं इसको अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। सिंपली आप समझिए, जब ग्राम प्रधानी का इलेक्शन होता है तो जो वार्डों में जो ग्राम पंचायत सदस्य खड़े होते हैं, प्रत्येक वार्डों में बटा होता है, तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत सदस्य कोई यहाँ पर चुना, 2-3 लोग खड़े हो गए, एक इसमें जीत गया तो ग्राम पंचायत सदस्य यहाँ से निकले, एक यहाँ से निकले, एक यहाँ से निकले। मिनिमम 7 हैं, मैक्सिमम 17 हैं, तो मान लीजिए 17 लोग हैं, 17 ग्राम पंचायत सदस्य हो गए, तो इन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उसी को जो है वो प्रधान बना लिया जाएगा इन्हीं पंचायत सदस्यों में से। ठीक है, तो आप क्या समझे कि ग्राम पंचायत सदस्यों को क्या है डायरेक्ट चुने गए, और प्रधान को क्या है इनडायरेक्ट जो है जनता के द्वारा, यानी इन्हीं ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा वो एक उपप्रधान बन जाता है। अगला है आपका ग्राम पंचायत की बैठक की बात की जा रही है। तो कार्य संपादन है तो ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में जो है कम से कम एक बार होगी। किसके लिए? कार्य संपादन हेतु। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। किसी ग्राम पंचायत की बैठक की जो प्रथम बैठक होगी उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य हो जाता है। जिस दिन ग्राम पंचायत का गठन हुआ, प्रधान बन गए, शपथ वगैरह उन्होंने ले लिया, और उसके बाद पंचायत की प्रथम बैठक उस दिन होना अनिवार्य, यानी जो आपने ग्राम पंचायत सेलेक्ट हो गए 30 दिन के अंदर भैया जो है अपनी पहली बैठक कर लो, 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी BDO होता है। एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। अब यही चीज़ आपने देखा, इसीलिए मैं कहता हूँ घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है। यदि आपने जो अंकित सर भाटी की जो बुक थी, अंकित भाटी सर की, उसमें यह तथ्य जो है आपका ग्राम सभा और पंचायत से संबंधित जो तथ्य दिए गए हैं, जो चैप्टर है, यह बात उसमें बताई नहीं गई है। ठीक है, तो कहीं कहीं चीज़ें किसी चैप्टर में उतनी सफिशिएंट नहीं है। घटना चक्र एक बार आपने पढ़ लिया तो उससे बाहर आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी MCQ की प्रैक्टिस चैनल पर करा दी जाएगी इतनी कि आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। ये तथ्य आपको उनकी बुक में देखने को कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो है 2 चैप्टर कराए थे, क्या बंद करवा दिया उसको, क्योंकि भैया एक पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो। तो क्या देखा आपने कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम विकास अधिकारी यानी BDO होता है, और एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। आप समझ रहे हो, BDO की तैयारी UPSSC की थ्रू जो कर रहे होंगे BDO, ठीक है, तो BDO अगर बन गए तो प्रधान की फंडिंग कितनी होती है? लगभग 1,000 की आबादी में लगभग 2 साल में देखेंगे तो 3 करोड़ रुपया लगभग जाता है। 14th और 15th फाइनेंस कमीशन को ऐड करोगे तो लगभग जो है इतना करोड़ रुपया। और अगर आप BDO बन गए तो कितनी फंडिंग जाएगी? लगभग जो है 5 साल में देखेंगे, समझ रहे हो, तो 15-20 करोड़। ये फंडिंग में बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब जानते हैं प्रधान लोग जो है कभी भी लाभ के पद पर नहीं होते, इनको लाभ के पद पर नहीं गिना जाता। पंचायत प्रधान हो, मंत्री हो, ये सब क्या है, लाभ के पद पर नहीं होते भाई। यही लोग तो कानून बना देते हैं। अब आर्टिकल नंबर 102 में आप जानते हैं क्या लिखा है कि लाभ का पद वही माना जाएगा जो क्या करे, डिसाइड, संसद डिसाइड करे। संसद, और संसद में बैठने वाले कौन होते हैं? हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। और जनप्रतिनिधि काहे कहेंगे कि हम मंत्री के पद पर हैं तो लाभ का पद होगा, समझ रहे। तो ये सब बातें हैं पॉलिटिशियनों की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका क्षेत्र पंचायत। तो प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख एवं सदस्य होते हैं। तो भाई क्षेत्र पंचायत क्या है? क्षेत्र पंचायत जो है गांव की तरह नहीं होता। अब मान लीजिए गांव होता है तो गांव के जब 2-3 गांव हैं, ठीक है, ग्राम पंचायतें हैं, तो जो क्षेत्र पंचायत का होता है, पता लगा कि कुछ क्षेत्र यहाँ से मिल गया इस ग्राम पंचायत से, कुछ क्षेत्र इस पंचायत है, तो यहाँ से ये बना लिया गया क्षेत्र पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि आप अभी पढ़ के आ रहे हो, ग्राम पंचायत की संख्या इतनी है और क्षेत्र पंचायत वो कम होती हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है।
कि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख होगा और एक उप प्रमुख होगा। तो प्रमुख हो या उप प्रमुख, ये दोनों के दोनों आपके जो चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और जो सदस्य होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, यानी जो बीडीसी की बात की जा रही है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर की, ये होते हैं डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, वही बात की जा रही, जो सदस्य हैं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा किया जाता है और प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच किया जाता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वह खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है। ये जो है आप देखेंगे कि तो अंकित भाटीसर की बुक में ये कतई नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने बोला भाई घटना चक्र अच्छे से पढ़ो, इसमें अच्छे खासे फैक्ट दिए गए हैं। अब आता है भाई क्षेत्र पंचायत हो गया, अब आपका जिला पंचायत, उसी तरह जिस तरह आपके और पंचायत रहे हैं। तो जिला पंचायत में प्रत्येक जिले में गठित होती है और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत सदस्य, सदस्य समझ रहे हो, अध्यक्ष की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, सदस्य की। सदस्य यानी कि जब आपका ग्राम प्रधानी का इलेक्शन हुआ, बीडीसी की इलेक्शन हुआ, उसी के साथ जो है ग्राम यानी जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव जो है कंडक्ट कराया जाता है इलेक्शन। तो उस समय जो है वो जनता के द्वारा उनको भी चुने जाते। इसी तरह आपने देखा होगा काफ़ी उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव हुआ, न्यूज़ चैनलों पर आपने देखा होगा काफ़ी जो है, मतलब समझ रहे हैं, देखा होगा आपने कैसा कैसा इलेक्शन रहा है। तो वही है कि जिला पंचायत सदस्यों की जो है अपना बिल्कुल चल रहा था पूरा, कि जिला पंचायत सदस्य किनको वोट देंगे और कैसे जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। चलिए ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती हैं। जिला पंचायत की सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों के बीच से किया जाता है। जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो जिले का सीडीओ यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, मुख्य विकास अधिकारी या पीआरओ होते हैं, पंचायती राज अधिकारी। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत की अंतर्गत 6 समितियों का गठन किया जाता है। दर्ज हो गई आपकी, आपको याद रख लीजिए, ठीक है, पूछा जा सकता है, वैसे पूछ लेंगे कितनी समितियां, अक्सर तो काउंटिंग में 6 हैं, याद रखना कौन कौन सी आती हैं। प्रशासनिक समिति होती है, नियोजन एवं विकास समिति हो, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। जिला पंचायत व क्षेत्र की अंतर्गत कितनी 6 कमेटियाँ। संविधान की 11वीं अनुसूची में ये सब पॉलिटी से संबंधित तथ्य हैं आपके। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय उल्लिखित हैं, याद रखना है 29 विषय हैं। कितने विषय? 29 विषय हैं। 29 विषयों में 16 विषयों के जो कार्य हैं उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। तो याद रखना है पंचायतों के गठन की बात जो की जाती है नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल नंबर 40। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 अड़ा तक 243 ए से लेकर 243 आप कर लो इसको अड़ा का मतलब हो गया आपका ओ 243 ओ तक, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है 1961-62 में लागू की गई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब लागू हुई है, तो 1961-62 ईस्वी में। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली, ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग की अधीक्षण एवं निर्देशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी। सिंपल सी बात, जहाँ जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट जो तैयार की जाती है किसके दिशा निर्देश पर, तो याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, वरना कहीं सरकार वरकार लगा दो, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। सिंपल सी बात समझने वाली है। जिस किसी भी सरकार होती है तो अगर उनको मतदाता सूची बनाने के लिए दिया जाए तो जानते हैं वो थोड़ा क्या हो जाएगा, आपका कह सकते हैं कि बायस्ड हो जाएगा, उसमें किसी का नाम आया किसी का आया है नहीं, तो इन सब से क्या है, सिंपल सी बात, राज्य निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये अपना इंडिपेंडेंट कार्य करती है इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो आप। मतदान देने का उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम द्वारा
या उससे उसके अधीन अन्यथा उपबंधित की सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत की किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, वह उस ग्राम पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा। सिंपल सी बात, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा वही मत दे पाएंगे, जिनका नाम नहीं होगा वो मत नहीं दे पाएंगे ना। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए जो है चुनाव होने से पहले मतदाताओं को जो है उनको समय दिया जाता है कि अपना अपना नाम जो है अंकित कराएं। ये सब बातें होती रहती हैं। ठीक है, और आप जानते हैं मत देने का अधिकार जो है एक स्टैट्यूटरी आपका कानूनी अधिकार है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में देखेंगे तो ये सारी बातें आपको वहीं से अधिकार मिलता है। और आपके यही सब पूछे जाने वाले हैं, तो याद रखना है निर्वाचक सूची का जो किसके अंडर में होता, तो राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है आपका ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य है। तो प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। कितनी? 2। एक बैठक खरीफ की फसल के कटने के तुरंत बाद होगी और दूसरी जो बैठक होगी रबी की खड़ी फसल कटने की तुरंत बाद। तो खरीफ की फसल कटी तुरंत बैठक, फिर रबी की फसल कटी फिर तुरंत बैठक। बैठक की जो अध्यक्षता होगी संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या की कम से कम 1/5 की मांग पर ऐसी मांग के 30 दिन के भीतर किसी भी समय एक साधारण सामान्य बैठक बुला सकता है। तो सिंपल सी बात है, कोई प्रधान जो है आप कोई अधिकारी है, ये अधिकारी है जो ग्राम पंचायत के सदस्य जो नियुक्त होते हैं प्रधानी के इलेक्शन से, जो प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप नाम मात्र के होते हैं। लेकिन आजकल तो लोग पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, अपने अपने अधिकार को लोग समझ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जागरूक होना ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है लोगों को सबसे पहले शिक्षित करो। अगर वो लोग शिक्षित करेंगे तो अपने आप खुद आगे बढ़ लेंगे। लेकिन अब क्या कहा जाए, चलो जब कानून बनाने वाले ही थोड़ा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कानून अच्छा कहाँ बनेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी आप यहाँ पर समझो दोस्त कि कोई अधिकारी हो मांग किए या सदस्य जो हैं उनमें कम से कम 1/5 सदस्य जो है अगर मांग कर रहे हैं, मान लीजिए 15 सदस्य, उसमें से 1/5 का मतलब 3 अगर सदस्य मांग की डिमांड कर रहे हैं तो 30 दिन के भीतर जो है वो मीटिंग होनी चाहिए। अगला है ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति की संख्या, यानी मिनिमम जो कोरम है यहाँ पर गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यही याद रखो, आपके एग्जाम की बात है। कितना कि कुल संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति, जितनी पॉपुलेशन है कुल संख्या है किसकी, गांव की नहीं, जो वहाँ के सदस्यों की संख्या है। मान लीजिए 15 सदस्य हैं तो 3 अगर सदस्य उपस्थित हो जाते हैं तो मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम सभा वहाँ पर गणपूर्ति हो जाएगी। गणपूर्ति का मतलब, कोरम का मतलब है कि मीटिंग सभा के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, 5वें भाग की उपस्थिति, यानी 15 अगर सदस्य हैं वहाँ पर 3 सदस्य इकट्ठे हो गए, चलो मीटिंग हो जाएगी। ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायतों को सिफारिश और सुझाव दे सकती है। किस पर सुझाव दे सकती है? ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि कोई हो तो। और अब जानते हैं ये सब प्रैक्टिकली जो है प्रधान कब क्या कुछ करते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है ना। तो प्रैक्टिकली मीटिंग अपने, क्योंकि क्या होता है पॉलिटिकली में क्या देखेंगे कि भैया जो सदस्य होते हैं प्रधान हो गए, अपना मिले आपस में मीटिंग कर लिए, ख़त्म, जनता कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए जागरूक जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने अधिकार की लोग जो है डिमांड नहीं करेंगे। पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों की रिपोर्ट की बात की जाती है। ग्राम सभा यानी ग्राम में जो समाज की सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि की बात की जाती है। ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ऐसे अन्य मामले जैसे नियत किए जाएं। ये सब बातें हैं मीटिंगों की। आगे देखते हैं। इसके अलावा ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अनुदान जुटाना है। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हितधारी
की पहचान है। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना। अगला है आपका ग्राम पंचायत का प्रधान। तो ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा। राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी। आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या 1/3 से अन्यून पद यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। 1/3 याद रखना आरक्षण। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रधान का निर्वाचन। प्रधान का निर्वाचन। ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में जितने लोग होंगे उस ग्राम पंचायत में, वही उन्हीं में से लोग खड़े होंगे प्रधानी इलेक्शन के लिए और उन्हीं लोगों के द्वारा जो है किसी को चुन लिया जाएगा। तो वही बात की जा रही है कि किसी पंचायत के क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत यानी जितने व्यक्ति होंगे उन्हीं व्यक्तियों में से अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। दैट्स इट। यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत की कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा या तो प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसे वो उचित समझे हर व्यक्ति होंगे, और या तो फिर जो है दूसरा प्रशासन जो है वो प्रशासक नियुक्त कर सकता है। तो सिंपल सी क्या है कि प्रधान का चुनाव नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत की कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं तो ऐसे में क्या है राज्य सरकार, ठीक है। तो यदि चुनाव निर्वाचन नहीं किया जाता, जैसे कि अभी हाल ही में कोविड का जो समय पीरियड रहा है, 2020 में इलेक्शन होना था लेकिन कोविड के चलते जो है इलेक्शन नहीं हो पाया, 2021 में इलेक्शन हुआ था। तो 4-5 साल इनका जो 5 साल में चुनाव होना चाहिए, 5 साल 2020 में कंप्लीट हो गया था लेकिन चुनाव नहीं हो पाया था। उसके दौरान जो प्रधानों के पास जो अधिकार हुआ करता था प्रधानी का, 5 साल ख़त्म, उनका अधिकार ख़त्म। तो जो 4-6 महीने जो अधिकार रहा वो राज्य सरकार के द्वारा जो सेक्रेटरी होते थे उनको सौंप दिया गया था, ठीक है। तो वही जो अपना दस्तावेज लेकर के उन्हीं के पास अधिकार जो है हो गया था। तो यही सब बातें बताई गई हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने वाले ऐसी संख्या में जैसे उचित समझे हर व्यक्ति होंगे। प्रशासनिक समिति होती है। यही सब बातें बताई गई हैं, मोटी मोटा यही समझो। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक 6 मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे पद धारण करेगा, 6 मास से अनधिक। अगला है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति का प्रशासक सम्यक रूप से संगठित ग्राम पंचायत समझी जाएगी। उप प्रधान का चुनाव पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। वही बात, कतिपय पदों की एक साथ धारण करने का प्रतिबंध कोई व्यक्ति एक साथ जो है 2 पदों की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक साथ एक पद धारण करो। जैसे कि अब कोई प्रधानी जब चुनाव लड़ने वाला होता है तो मान लो सरकारी जॉब वगैरह कर रहा है तो सबसे पहले जाके तुम इस्तीफा दो सरकारी नौकरी से, लाभ के पद पर कोई ना हो तुम। हाँ, तो कोई व्यक्ति एक साथ ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच नहीं होगा। सिंपल सी बात कहने का मतलब, अगर आप प्रधानी के इलेक्शन लड़ रहे हो तो केवल प्रधानी के लड़ो, या तो आप अगर लड़ना चाह रहे हो तो पंचायत सदस्य लड़ लो, कोई एक लड़ो। एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा। तो एक ही जगह से लड़ो, 1000 जगह से तुमको नहीं लड़ना, एक जगह से पंचायत का सदस्य नहीं होगा। एक से अधिक, एक ही जगह लड़ो, एक से अधिक की बात नहीं होगी। ग्राम पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत का जो पंच है वह नहीं होगा। ग्राम पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत का पंच नहीं होगा। 2 में एक रहो, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य बन लो या न्याय पंचायत, चाहे तुम सदस्य के चुनाव लड़ लो या बीडीसी के चुनाव लड़ लो। एक से अधिक ग्राम पंचायतों का या न्याय पंचायतों में कोई पद धारण नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, एक टाइम पर एक पद की बात की जा रही है। तो वही है कि कतिपय पदों में एक साथ धारण करने का प्रतिबंध है, केवल एक टाइम पर एक ही पद। इसके अलावा कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा यदि वह
है, मतलब यहाँ पर जो है वो अयोग्य समझा जाएगा। कब? यदि वह संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य है। सिंपल सी बात, कोई अगर एमपी बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, तो प्रधानी के चुनाव कहाँ लड़ेगा वैसे भी। लेकिन अगर यदि कोई है तो वो नहीं। ठीक है, सबसे पहले तुम जाओ अपना क्या करो, चुनाव जो है अपना इस्तीफा वगैरह दे दो। ठीक है। हाँ, आगे क्या है? किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य प्रमुख या उप प्रमुख है, या किसी जिला पंचायत का सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, ये सब अगर हो ना तो कुछ नहीं, छोड़ो ये सब कहानी, चुनाव नहीं लड़ सकते हो। सिंपल सी बात समझो, चुनाव संसदीय के जाकर इस्तीफा दे दो, चुनाव लड़ो। कौन करता है ऐसा? हाँ, लेकिन लिखा है, पढ़ लो। ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया है। ग्राम प्रधान को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है। तो ग्राम प्रधान को प्रैक्टिकली देखो तो कुछ वैसा होता नहीं, हटाने उठाने कोई प्रक्रिया कभी नहीं सुना होगा आपने, न्यूज़ में भी न कभी कहीं हुई है। हाँ, डेथ वगैरह हो जाती है या रिज़ाइन वगैरह देते हैं तो वहाँ पर उपचुनाव वगैरह हो जाते हैं। देख लो कहानी आखिर है क्या, संविधान में कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि लोगों को शिक्षित होना ज़रूरी है। एक बार लोग समझते हैं कि प्रधान बन गए तो 5 साल के बने रहें, नहीं, अपने अधिकार को जानो, इसलिए कहा जाता है शिक्षित होना जरूरी है। हटाया कैसे जा सकता है? इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। यानी अगर ग्राम सभा यहाँ पर मीटिंग बुला रहे हो प्रधान के हटाने के लिए, 15 दिन पहले आप सूचना दे दो, और उसके बाद जितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि लिखा क्या है, ग्राम सभा के उपस्थित यानी जितने लोग उपस्थित हुए हैं, मान लीजिए अब 100 लोग ही उपस्थित हुए और 100 लोग उपस्थित हो गए, उसके बाद मतदान देने वाले 80 लोग रहे, तो उपस्थित और 80, तो 80 को काउंट किए जाएंगे। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। आगे क्या कहानी है कि ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है, यानी गणपूर्ति भी होना चाहिए। मिनिमम कोरम जो रिक्वायरमेंट है, इतने लोग होना ज़रूरी, वही बात की जा रही है कि जो उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं हो। सिंपल सी बात है, कैसे आपको समझना यहाँ पर कि अगर किसी ग्राम प्रधान को हटाना आप चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बहुमत आप यानी प्रस्ताव वगैरह कुछ लाना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए 1000 की आबादी है उस गांव में, 1000 की आबादी है, तो अगर 1000 की आबादी है तो मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए? विशेष बैठक जो हटाने के लिए बुला रहे हो ग्राम प्रधान को, तो कम से कम क्या लिखा है कि उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों को से कम नहीं होना चाहिए, यानी 300 लोग आपके पक्ष में हों, 300 लोग। ठीक है, तो मान लीजिए आपने बुलाई प्रधान को हटाने के लिए, सभा बुलाई, 15 दिन पहले सूचना दी, और वहाँ पर मात्र 300 लोग आए, और 300 लोगों में मात्र 200 लोगों ने ही मतदान किया। तो उपस्थित तो 300 हुए, लेकिन मतदान तो 200 ही नहीं किया ना। अगर 300 उपस्थित थे और 300 मतदान किए, तब तो आपका प्रस्ताव पारित हो जाएगा प्रधान को हटाने के लिए। लेकिन यदि बहुमत नहीं हो रहा है, जो रिक्वायरमेंट है 1/3 की, मान लीजिए 300 लोग आए, मीटिंग में आए, देखें चलो थोड़ा बहुत वहाँ आनंद लेते हैं, क्या हो रहा है मीटिंग में, कैसा क्या समाचार हाल चाल है, जैसे कि जानते हैं लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचे 300 लोग, अब तो उसमें कुछ लोग चले कहें कि चलो घूम आते हैं कहीं, तो 100 लोग निकल गए अपना, कहीं भाग गए, दूसरी जगह चहल गए, हाल चाल लिए चले गए अपना, तो 200 ही लोग बोले। अब 200 लोग क्या है, वो जो है वोटिंग कर रहे हैं, तो 200 लोग क्या है, गणपूर्ति कोरम है ही नहीं, क्योंकि आबादी का 1/3 होना चाहिए। 1000 की आबादी है तो 300 लोग पक्ष में होने चाहिए। मान लीजिए अब आप 1000 की आबादी में 1000 लोग हैं, अब 400 लोग मीटिंग में आए, और 400 लोगों में 100 लोग बगलिया गए, अपना इधर उधर चले गए, और 300 लोग बचे, 300 लोग मतदान कर दिए, तो सीधा सी बात है, यह जो है कोरम पूरा हो जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर की गई है। यदि बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित न हो सके, तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। मान लीजिए अब 200 लोग मतदान देने को तैयार हुए, तो भाई अब 1 साल फिर इंतजार करो आप, कोई मीटिंग वूटिंग नहीं होगी, अब ख़त्म कहानी। एक बार बुलाया, मौका मिला, चूक गए, कहानी ख़त्म। पंचायत क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या यथा
साथ ही 1000 हो पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर सकती है। यानी किसी भी ग्राम पंचायत की अगर नई ग्राम पंचायत की आप सरकार या जो राज्य सरकार है, जैसे कि वर्तमान में सरकार देखेंगे तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अब तो इलेक्शन वो हो गया, अपना इलेक्शन की चुनाव घोषणा हो गई, तो अब तो रहे नहीं हैं। अब आने वाले चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनता है वो तो अब 10 मार्च को आना है रिजल्ट शायद, तो 10 मार्च को पता चलेगा, है ना। देख रहे हैं यहाँ पर इन लोगों के एग्ज़ाम की डेट, यानी भाई चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव, और उसके बाद रिजल्ट कब आएगी ये भी डिक्लेयर हो गया, उसके आगे पीछे नहीं। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात हो, समझ रहे हो, एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं कुछ पता नहीं, तो ये हाल चाल रहता है। चलो आगे देखते हैं। इसलिए कहा जाता है शिक्षित रहो, जातिवाद धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो क्या देखा यहाँ पर कि 1000 यदि आपका पॉपुलेशन है वहाँ की, तो ग्राम सभा वो सरकार जो है अपना बना सकती है, वहाँ घोषित कर सकती है, घोषणा और सूचना जारी कर दी कि यहाँ नया ग्राम पंचायत गठन हो गया। अगला क्या है कि इसके अलावा राज्य सरकार संबंधित ग्राम पंचायत की अनुरोध पर अन्यथा प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात अधिसूचना द्वारा किसी भी समय किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकाल कर परिष्कार कर सकती है। पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है या घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में रह गया है या नहीं। अगली बात आती है ग्राम पंचायत की। तो प्रत्येक ग्राम यानी प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी। किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक हो 9 सदस्य होंगे। 1000 तक 9 सदस्य। इसके बाद आप देखेंगे 1000 से अधिक आबादी और किंतु 2000 से अगर कम है, 2000 से अनधिक यानी अधिक नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, 11 सदस्य होंगे। यानी 1000 तक आबादी तक 9 सदस्य हो गए, 1000 से 2000 तक 11 सदस्य हो गए, और इसके बाद 2000 से अधिक और किंतु 3 है, यानी 2000 से अधिक हो गए, 3000 तक होंगे तो 13 सदस्य होंगे। 9 11 13 यानी 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, 9 2 11 तो 13, और 3000 से अधिक है तो 15 होंगे। सिंपल सी बात, अगर 1000 तक है तो 9 हो गए, 2000 से यानी 1000 से 2000 तक हैं 11 हो जाएंगे, 2000 से 3000 तक होंगे तो 13 सदस्य होंगे। वहीं पर जैसे बढ़ेंगे तो फिर 2 और बढ़ जाएंगे, 9 2 11 13 तो 15, इस तरह याद कर लेना। ग्राम पंचायत के सदस्यों की निर्वाचन की प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीत से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच का जो अनुपात है वह समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासंभव एक ही हो। पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। कोई ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक के लिए नियमित दिनांक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। यानी जैसे ही चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद जिस दिन पहली बैठक होती है, पहली बैठक से ही 5 वर्ष गिना जाएगा। ये नहीं कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से 5 साल तक। तो रिजल्ट आ गया कोई दिक्कत नहीं है, शपथ वपथ ग्रहण कर लें, जिस दिन शपथ ग्रहण होंगे उसके बाद मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग होने के 5 साल तक प्रधान बने रहेंगे। अब बीच में मान लीजिए वगैरह उनकी 5 साल कंप्लीट नहीं होता, बीच में अपना त्यागपत्र वगैरह देते हैं या उनकी किसी कारण डेथ वगैरह हो जाती है, तो यदि 4.5 साल बचा है, 5 साल में 4.5 साल निपट गया और 6 साल से अगर कम टाइम है तो कोई इलेक्शन बीच में नहीं होना है, कोई उपचुनाव नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट इलेक्शन होगा, तभी होगा चुनाव। लेकिन ये 4 साल 3 महीने ही प्रधानी किए, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो इनके पास बचता है 9 महीने। 9 महीने में तो 9 महीने क्या है, 6 महीने के अंदर जिस दिन त्यागपत्र दिया उसके 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है, दैट इज उपचुनाव। अगला है आपका ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण। ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन की संचालन, अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग। याद रखना, जितने भी पंचायती राज अधिनियम के तहत जो इलेक्शन होते हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, या आपका जो बीडीसी प्रधान मेंबर, ये सब चुनाव जो होते हैं ये जो है कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, ध्यान देना है। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल है दोस्त, वो आर्टिकल नंबर 243 की है, याद रखना।
राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान और सदस्यों की सभी निर्वाचनों का संचालन पर्यवेक्षण करता है। तो सिंपल सी बात, आप जानते हैं कि राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है, जब इलेक्शन होता है तो जिला लेवल पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं डीएम ही होते हैं। ग्राम पंचायतों के कृत्य हैं तो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे राज्य सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे, प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी। कृषि और बागवानी का विकास हो गया, बंजर भूमि और चारा भूमि का विकास करना है, भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और एजेंसियों की सहायता करना है, भूमि चकबंदी में भी सहायता करना होता है। लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण हो गया, जब वितरण, मरम्मत और संरक्षण सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन है। पालतू जानवरों, पालतू जानवर हो गए, कुक्कुटों हो गया, अन्य पशुधन की नस्लों में सुधार करना है, दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति करना है। गांव में मत्स्य पालन का विकास करना है, सड़कों और सार्वजनिक भूमि किनारों पर परीक्षण करना है, लघु एवं वनों उत्पादों की प्रोन्नति एवं विकास करना है। ये सभी होते हैं कृत्य इनके, समझ रहे हैं। तो अगर पढ़े लिखे लोग हों और सवाल जवाब करने वाले हों तो प्रधान जो है अच्छे से काम करेंगे गाँव में। कृषि एवं वाणिज्य सुधारों के विकास में सहायता करना है, कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति है, ग्राम में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास है और प्रोन्नति, ये सब चीज़ें दी रखी हैं। ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करना है, समझ रहे हैं। 2 आवास जाता है, ग्रामीण आवास, उसका भी कार्यान्वयन होता है। आप जानते हैं जैसे कि जो ग्रामीण आवास है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो गया है ना, ये सब चीज़ें क्या है, वहाँ के प्रधान सेक्रेटरी ही जो है वहाँ की साइन वगैरह होती है, वही लोग अपना प्रस्ताव भेजते हैं, तब जो है सरकार के माध्यम से उनको प्राप्त होता है। यही सब बातें बताई गई हैं। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन करना है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना लाना है। ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति और महामारियों की विरुद्ध रोकथाम करना, ये सब बातें हैं। अब कोविड में क्या है, कुछ प्रधान जो अच्छे खासे रहे हैं, जो लोगों की मदद करना चाहे उन्होंने मदद किया, जो लोग अपना कुछ नहीं करना चाहे वो अपना कोरोना काल में सैनिटाइजर तक भी नहीं दिए। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना इत्यादि है। ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी और उससे संबंधित क्षेत्र पंचायतों को ऐसे दिनांक से पूर्व और ऐसे प्रारूप शीट में जैसी नियत की जाए प्रेषित करेगी प्रतिवर्ष। अगला है न्याय पंचायत की स्थापना। तो राज्य सरकार अथवा नियत प्राधिकारी जिले को सर्किलों में विभाजित करेगा और ग्राम पंचायतों की अधिकारिता के अधीन रहते हुए प्रत्येक सर्किल में उतने क्षेत्र समाविष्ट होंगे जितने इष्टकर हों, तथा ऐसे प्रत्येक सर्किल के निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। प्रतिबंध ये है कि प्रत्येक सर्किल के भीतर ग्राम पंचायतों के क्षेत्र परस्पर क्या है, संलग्न हों। प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 अधिकतम 25 के अधीन रहते हुए उतनी होगी जो नियत की जाए। यहाँ पर ध्यान देना है, प्रत्येक न्याय पंचायत में कुछ ज़्यादा ही गोच हो गया। प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी दोस्तों, 10 अधिकतम 25 के अधीन रहते हुए उतनी होगी जो नियत की जाए। किंतु न्याय पंचायत के लिए यह विधि सम्मत होगा कि उसमें किसी रिक्त के होते हुए भी वह कार्य करती रहे। प्रतिबंध ये है कि उसमें पंचों की जो संख्या है वो नियत संख्या के 2/3 से कम ना हो। चलिए दोस्तों, ये कहानियाँ हैं, आगे बढ़ते हैं। न्याय पंचायत के प्रत्येक पंच का कार्यकाल इस प्रकार उसकी नियुक्ति के दिनांक से प्रारंभ होगा और जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त ना हो जाए उस ग्राम पंचायत की कार्यकाल की समाप्त होगा, वह नियुक्त किया गया था। प्रतिबंध यह है कि सरपंच तथा सहायक सरपंच, सरपंच और सहायक सरपंच अपने अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनकी उत्तराधिकारी निर्विच अथवा नियुक्त ना हो जाएं। अगला है न्याय पंचायत की न्यायपीठ के बारे में। तो सरपंच न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले अपराध वादों तथा जांचों के निस्तारण के लिए न्यायपीठें बनाएगा, जिनमें प्रत्येक 5 पंच होंगे। कोई पंच सरपंच अथवा सहायक सरपंच किसी ऐसे वाद की विचारण अथवा जांच में भाग ना लेगा जिसमें वह स्वयं या उसका कोई निकट सेवक सेवायोजित कर्मचारी, ऋणीदाता अथवा भागीदार एक पक्ष हो अथवा जिसमें उनसे कोई व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि रखता हो। राज्य सरकार किसी वर्ग अथवा वर्गों के वादों के विचारण के लिए विशेष न्यायपीठों का संगठन नियत कर सकती है। प्रतिबंध ये है कि राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे विशेष न्यायपीठ के पुनः संगठन के आदेश दे सकती है। न्यायपीठों के बनाए जाने अथवा उनके
करण के ढंग से संबंधित कोई विवाद नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। अगला है जो आपकी वो सहायक सरपंच होते हैं, इनकी शक्तियां हैं कि सहायक सरपंच की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो नियत की जाएं। पंच सरपंच अथवा सहायक सरपंच ऐसे प्राधिकारी को जो नियत किए जाएं संबोधित स्वहस्तर स्थित लेख द्वारा इस प्रकार अपना पद त्याग कर सकेगा। तो पंच हो, सरपंच हो या सहायक सरपंच हो, अगर उनको त्याग पत्र देना हो तो अपना त्याग पत्र अपना लिखित अब जो है त्याग पत्र दे सकेंगे जो पदाधिकारी उसके लिए नियुक्त किए गए हों। तो ये सारी चीज़ें रहीं दोस्तों, यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम से संबंधित जो तथ्य रहे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी के साथ इसमें दिया हुआ है ग्राम समाज, इसको भी देख लेते हैं और इसी को कंप्लीट करने के साथ पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामीण भारतीय, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत जो है वो गाँव में निवास करता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया उपयुक्त वक्तव्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय हुआ करता था। ग्रामीण जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत की परिचायक भी हैं। भारतीय समाज के केंद्र इन्हीं ग्राम वासियों के लिए सुचारू आधारभूत सामाजिक ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली प्रभावकारी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। देश के विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए सरकार ने सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान की है जो ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन के स्तर को ऊपर उठाने में मदद साबित होंगे। इससे पहले कि हम सरकार द्वारा ग्रामीण भागों में चलाई जा रही सेवाओं और सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी पाएं, इस क्षेत्र के संगठन के बारे में पहले जानना अधिक जरूरी होगा। ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार वह स्थान ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है। समझो इसको, ये तथ्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र क्या होगा, अर्थ क्या होगा? कथन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अर्थ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दे देगा कि जिसकी आबादी 5000 से कम हो। दूसरा दे देगा जिसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो तथा जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेतीबाड़ी के काम में लगा हो। कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% जो है वो खेतीबाड़ी में लगा हो तो आप उसको ग्रामीण क्षेत्र कहोगे। तो सभी के सभी कथन सत्य होंगे। इस तरह आपसे स्टेटमेंट डाल के पूछ सकता है। तो याद रखना है ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में क्या कहोगे? ग्रामीण क्षेत्र वो होगा जहाँ पर आबादी कम से कम 5000 आबादी हो और उसके साथ जनसंख्या जो घनत्व है यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति हों। ठीक है, प्रति व्यक्ति 400 किलोमीटर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति से क्या है? कम हो। अगर उससे अधिक हैं तब नहीं। तो ये जो है पूरा जो दिया है ये पूरा का पूरा जो है सर्टिफाई होना चाहिए कि 5000 से आबादी कम हो, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति से कम हो और कामकाजी वहाँ के जो पुरुष हैं, अगर 100 पुरुष हैं, मान लीजिए 5000, तो 5000 में 25%, 25 पंचे 125, यानी वहाँ पर 1250 व्यक्ति जो है वो खेती बाड़ी के काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? दैट इज ग्रामीण क्षेत्र। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नयन के लिए सरकारी प्रयास। सरकार ने गांव और ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं प्रारंभ की हैं। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार ने एक समयबद्ध योजना दैट इज भारत निर्माण वर्ष 2005 से प्रारंभ किया है। भारत निर्माण का प्रारंभ कब हुआ है? वर्ष 2005 ईस्वी से। भारत निर्माण के अंतर्गत जल आपूर्ति, आवास, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क, विद्युतीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए कार्य प्रस्तावित हैं। अगला है आपका कृषि। तो वर्ष 2000 में भारत द्वारा प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय कृषि नीति का शुभारंभ कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा सितंबर 2007 में किया गया है। तो याद रखना है भारत द्वारा प्रथम जो राष्ट्रीय कृषि नीति है इसकी घोषणा वर्ष 2000 ईस्वी में की गई थी। साथ ही साथ याद रखना है कि राष्ट्रीय कृषि नीति का जो शुभारंभ है वह सितंबर 2007 में किया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय जो कृषि नीति है यह किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो कृषि और सहकारिता विभाग जो कृषि मंत्रालय है इसी के अंदर। ठीक है, तो कृषि मंत्रालय के अंदर कौन सा विभाग है? कृषि और सहकारिता
विभाग, इसी के अंदर यह जो है पॉलिसी है। इस नीति का लक्ष्य है कि भारतीय कृषि की अनुपयुक्त व्यापक विकास संभावनाओं को कार्यान्वित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन, सभी किसानों के लिए उचित जीवन स्तर प्राप्त करना इत्यादि है। किसानों के हित को देखते हुए बीज उपचार अभियान के द्वारा सरकार उपचारित बीज किसानों को उपलब्ध कराती है। ये उपचारित बीज अधिक उपज तो देते ही हैं, साथ ही बीमारियों और कीटों के खिलाफ संघर्ष करने की क्षमता भी इनमें अधिक होती है। सरकार कृषि आधारित व्यवसाय के द्वारा आय प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा गठित सहकारी समितियों को अनुदान प्रदान करती है। अनुदान के लिए लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। किसी कारणवश फसल को होने वाली क्षति या नुकसान से किसानों की रक्षा करने के लिए कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 से शुरू की गई है। एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है, तो यह इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है, 18 फरवरी 2016। इसके तहत किसान द्वारा बीमित राशि का रबी की फसल के लिए 1.5%, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, रबी की फसल के लिए 1.5% और खरीफ की फसल के लिए 2% तथा बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देय है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला है आपका पशुपालन। तो गांव में खास तौर पर भूमिहीन मजदूरों, लघु और सीमांत किसानों और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने तथा उनकी पारिवारिक आय बढ़ाने में पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके कारण सस्ता और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ भी बहुत से लोगों को उपलब्ध होता है। पशुधन के क्षेत्र में अच्छी नस्ल की जानकारी का अभाव, उचित दाने चारे की जानकारी की कमी और उपलब्धता आदि के बारे में पर्याप्त ज्ञान का अभाव प्रमुख समस्याएं रही हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति के माध्यम से इन मुद्दों के समाधान की परिकल्पना की गई है। चूँकि कृषि, जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन शामिल हैं, राज्य सरकारों के अधीन आने वाला विषय है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैक्ट निकल रहा है कि पशुपालन हो, डेयरी हो या मत्स्य पालन, ये सभी के सभी जो है राज्य के विषय होते हैं। इसलिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग का जोर राज्य सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों में विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की अतिरिक्त सहायता देने का जो है रहा है सहायक। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तथ्य है कि पशुपालन हो, डेयरी हो या मत्स्य पालन, सभी जो है राज्य सरकार के विषय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका फाइनेंस वित्त का। तो बीजों, कृषि मशीनों तथा भूमि की खरीद के लिए तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसानों की साख की जरूरत होती है। साहूकारों के शिकंजे में फंसने से अच्छा है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही साख सुविधाओं का लाभ उठाया जाए, है ना। अब साहूकार कुछ ऋण वगैरह क्या है, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें लोन के जो है मिल रहे हैं लोगों को, तो वहाँ से जो है थोड़ा साख का मतलब है ऋण सुविधा। ठीक है, तो ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे बांट रहे हैं लोन ब्याज पर, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, तो साहूकारों के शिकंजे में फंसने से अच्छा है भैया सरकारी योजनाओं का लाभ उठाओ, वहाँ से लोन ले लो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, दैट इज नाबार्ड, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा बैंक है। तो यहाँ से आपका फैक्ट निकलता है कि जो नाबार्ड है एक तरह क्या है, बैंक है, साथ ही साथ ये कृषि लिए है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए काम करने का सबसे बड़ा बैंक है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए है ये नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको बताना है। ठीक है, तो 82 है और मुंबई। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है आपका बीमा। तो विपत्तियाँ, अप्रत्याशित आपदाएं और दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती है। इनके कारण आदमी का जीवन और आजीवन के साधन दोनों ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से ऐसे अवरोधों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। इनकी असर से उबरने में ग्रामीण भागों को लंबा समय लग सकता है। सरकार ने ऐसे किसी खतरे से राहत के लिए इन क्षेत्रों के लिए जो है विशेष योजनाओं का भी निर्माण किया है। ये योजनाएं विशेष रूप से इन क्षेत्रों को ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। डाक जीवन बीमा और कृषि बीमा योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की खास ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। अगला है आपका एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा है। तो एजुकेशन में क्या है भाई, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में देश के सभी जिलों में लागू की गई है। सर्व शिक्षा अभियान
और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में, तो वर्ष 2001 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। ये कार्यक्रम पूरे देश में लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कठिन परिस्थितियों में रह रहे अन्य बच्चों की शिक्षा की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देता है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत उन स्थानों पर जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है, नए स्कूलों के खोले जाने की व्यवस्था करने के साथ पहले से संचालित किए जा रहे स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, अनुरक्षण अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान की व्यवस्था के द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार आदि का काम किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ पर जो पुराने स्कूल रहे हैं उनमें क्या है, जो सीटिंग कैपेसिटी है, वही आप यहाँ पर समझिए कि जो स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण है, अतिरिक्त कक्षाएँ बनाई जा रही हैं, सीटिंग का निर्माण हो रहा, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वहाँ पर फैसिलिटी है। वैसे एजुकेशन सेक्टर जो है और भी प्रदेशों में जो है अच्छा हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये सब बातें हैं। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि ये तो फिर चपोटर हो गए। चलो, जो बात सही है वो सही है। मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण सहित कई कार्यक्रमों का लाभ इन बच्चों को कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान है। कहाँ समझे कि भाई सर्व शिक्षा अभियान के तहत अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान है, लेकिन प्राइमरियों में कहाँ कंप्यूटर। एजुकेशन सेक्टर को बहुत सुधारने की ज़रूरत है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। तो याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि तो राइट टू एजुकेशन है, आपका राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल नंबर 21, ये ब्रैकेट में नहीं 21A लिखो का सीधी सी बात, ठीक है, 21A 21 का हिंदी में, ठीक है। तो आर्टिकल 21A जानते हैं राइट टू एजुकेशन की बात करता है और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया है। साथ ही साथ याद रखना है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ध्यान देना। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपसे जब आप क्या पढ़ते हैं, दैट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल अधिकार। तो मूल अधिकार आप जानते हैं ये स्वर्ण सिंह समिति के तहत बाद में जोड़ा गया। मूल आपकी संविधान जो बेसिक संविधान आपका बना था उस समय नहीं था, इसको 1976 में ऐड किया गया था मूल अधिकार, वो मूल जो क्या बोलते हैं मूल कर्तव्य को, यानी आर्टिकल नंबर आपका 51A है। तो उस समय जब मूल अधिकार जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के तहत, तो 10 ही कर्तव्य थे, बाद में एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो वो 86वें संविधान संशोधन के तहत वहाँ पर जोड़ दिया गया कि जो गार्जियन होंगे, है ना, सिटीजन या जो गार्जियन होंगे बच्चों को, उनकी भी जिम्मेदारी होगी, उनका भी दायित्व होगा, उनका फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो भी जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है शिक्षा के लिए जो है अपना उनका दायित्व है, अपना दायित्व निभाएं। और साथ ही साथ 86वें संविधान संशोधन के ये भी है, ये मूल अधिकार में जोड़ दिया गया 6 से 14 किनका अधिकार हो गया, वहीं पर मूल कर्तव्य में भी ऐड कर दिया गया कि सिटीजन का भी कर्तव्य होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका आवास एवं विकास संबंधित। तो ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, न्यूनतम बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था आदि के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम लागू कर रहा है। आवास ग्रामीण गरीबों के लिए सम्मानजनक जीवन का आधार है। आवास की कमी को सुलझाना भारत में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की महत्वपूर्ण रणनीति है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना, ये सब तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे किसानों की आय को दोगुनी करना 2022 लक्ष्य है, साथ ही साथ यानी 2022 तो चल ही रहा है, तो उसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लक्ष्य कब तक है दोस्त, तो वर्ष 2022 तक है, याद रखना, यही सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है विद्युतीकरण। तो 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुरू की गई है। तो याद रखना, ये सब जो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, वहाँ से ज़रूरी योजनाएं हो जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो खासकर कौन सी, जो ग्राम की विकास से संबंधित हो और साथ ही साथ आपकी सेंटर की हो या स्टेट की, दोनों योजनाएं इंपॉर्टेंट होगी, जो कि चैप्टर में आपको अलग से जो है वो कवर किया जाएगा।
तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब हुई है, जिसको कि सौभाग्य के नाम से भी जानते हैं, और यह है 25 सितंबर 2017 को। इसके तहत देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण क्या है, सुनिश्चित करना है। याद रखना ग्रामीण प्लस शहरी दोनों ऐड हैं। अगला है जलापूर्ति। तो भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में मदद की है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, तो पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम वर्ष 2009 से 12 की संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें गांव सुरक्षा योजना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें योजना से पहले गांव सुरक्षा और ग्रामीण परिवार को पर्याप्त और सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जलापूर्ति प्रणाली की स्थापना जो है वो शामिल है। अगला आपका है स्वच्छता। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के लिए सभी के लिए शौचालय का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं व समुदायों को प्रेरित करके जागरूकता निर्माण और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा अस्थायी सुविधाओं का बढ़ावा देने को शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिला को पूरी तरह साफ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए इस अभियान को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को आरंभ स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। इस मिशन के 2 उप मिशन रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में 2 अक्टूबर को की गई थी। अगला है संपर्क से संबंधित क्या बातें हैं। संपर्क में आप देखेंगे तो सड़क आ जाएगा। सड़क से संबंधित क्या है, कृषि आय बढ़ाने और रोजगार अवसर पैदा करने के साथ गरीबी में कमी सुनिश्चित करने के लिए अच्छी सड़कें होना आवश्यक है। सरकार ने 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आरंभ की, और यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। सिंपल सी बात, यहाँ पर प्रश्न जो बनता है यही बनेगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। साथ ही साथ इसमें जो खर्चा होता है, सारा का सारा जो पैसा है वो केंद्र सरकार अदा करती है, 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मकसद दूर दराज के क्षेत्रों को 12 सड़कों के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ना। अगला है आपका भूमि सुधार। तो भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का जो स्वामित्व था वह कुछ ही हाथों में केंद्रित था, जिस व्यवस्था के अंदर देखा कि किसानों का शोषण हुआ और ग्रामीण जनसंख्या में सामाजिक आर्थिक विकास में बड़ी बाधा थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार का ध्यान भूमि के समान वितरण पर भी रहा, और देश को समृद्ध बनाने में भूमि सुधार को एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग जब्त अधिशेष भूमि के वितरण, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और भू अभिलेखों के नवीनीकरण सहित भूमि सुधार से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। भू अभिलेख प्रबंधन की व्यवस्था अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। यह राज्य में अपने ऐतिहासिक विकास और स्थानीय परंपराओं पर निर्भर करती है। अधिकांश राज्यों में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में कई विभाग शामिल हैं। ग्रामीण विकास में ई शासन। भारत गांव का देश है और देश की ग्रामीण जनता ही भारतीय समाज का मूल हिस्सा है और वास्तविक भारत का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 6,40,000 गांव हैं। यहाँ पर सेंसस के हिसाब से बात की जा रही है, देखेंगे तो 6,40,000 गांव है लगभग, देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जहाँ भारत की कुल आबादी देखेंगे तो 68.8% जो है हिस्सा कहाँ है, ग्रामीण है, ठीक है। तो जिस हिसाब से एग्जाम में पूछा, अगर सेंसस के हिसाब से पूछा जाता है तो 6,40,930 लगाना, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे आप डिटेल में, प्रश्नों में आपको मिल जाएगी सब चीज़ें। जो एमसीक्यू करवाया गया है उसको भी कवर करते चलिए। अभी थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होगा, इतना एमसीक्यू करा दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाएगी। अतः नीतियाँ बनाते समय सरकार को इन ग्रामीण जनों के विकास को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण विकास जिसका सीधा संबंध आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से है, और इस लिहाज से न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को उपलब्ध कराना व जीवन स्तर में सुधार लाना आवश्यक हो जाता है। ग्रामीण विकास की वर्तमान रणनीति वेतन और स्वरोजगार आदि नए कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, आजीविका के बेहतर अवसर, मूलभूत ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान पर केंद्रित है।
हमारे देश की विशाल आकार और विविधता को देखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करना और उसे स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण व प्रासंगिक बनाना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक अंगों के साथ हमारी पुरानी संस्थाओं को शामिल कर वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को विकसित किया गया है। इसी चुनौती को आसान करने के लिए पंचायती राज अस्तित्व में आया। पंचायतें ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं और संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को एक संस्था के तौर पर गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर शासन की तृतीय पायदान के रूप में स्थापित किया गया है। मई 2004 में देश के पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। तो याद रखना है कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ है? मई 2004 में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला है आपका हेल्थ सेक्टर। तो स्वास्थ्य से संबंधित क्या है कि आर्थिक और सामाजिक विकास में स्वास्थ्य के महत्व और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के महत्व को सरकार ने पहचाना है। इस दिशा में आवश्यक सुधार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ अक्सर एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाएगा दोस्त कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई है, तो आपको मालूम होना चाहिए वर्ष 2005 ईस्वी में। इसका उद्देश्य है ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली में बुनियादी सुधार करना है। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होगा। ये 50 करोड़ लोगों को होगा 5 लाख रुपए, ठीक है। इसके साथ ही 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। तो याद रखना है आयुष्मान भारत योजना। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये सब योजनाएं जो शुरुआत इसकी कब हुई हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं ग्रामीण विकास से संबंधित, वहाँ पर अच्छे से कवर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप समझ सकते हो इसकी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है, जो झांसी कह रहे हैं, रांची में जो झारखंड है ना, झारखंड में जो रांची है वहाँ से जो है ये इन्होंने घोषणा की थी। जो अम्बेडकर जी हैं, इनकी जो जयंती होती है, जानते हैं कि 14 अप्रैल को होती है। तो 14 अप्रैल 2018 को झारखंड रांची से जो है मोदी जी ने जो है अपना क्या किया था, वहाँ से इस योजना की घोषणा की थी। और ये पूरे भारत में 1 अप्रैल 2018 से जो है अप्लाई है, नहीं लागू है, ठीक है। जिसमें कि आप जानते हैं कि यहाँ पर डिटेल में हम पढ़ेंगे कि प्रति परिवार की बात की जाती है 5 लाख रुपया की, ठीक है। वो सब डिटेल में हम लोग उस चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। अगला है दोस्तों प्रशिक्षण और रोजगार। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दैट इज आप देखेंगे इसको डिटेल में, मनरेगा है ये, ठीक है। तो नरेगा, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब का है? एक्ट याद जरूर रखना है, जैसे कि RTI है आपका 2005 का, इसी तरह आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी 2005 का ही है, दैट इज नरेगा। इसके तहत 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, साथ ही इसमें कितनी मजदूरी है, कितना रुपया मिलता है लोगों को, ये सब डिटेल में जो है वहाँ पर चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू दिया है तो देख लेते हैं। प्रभावी ढंग से लागू किए गए नरेगा कार्यक्रम में गरीबी के नक्शे को बदलने की पूरी क्षमता मौजूद है। जानते हैं आप कोरोना काल में भी बहुत सारे जो हमारे प्रदेश के रहे हैं वो दूसरे प्रदेशों से वापस लौट करके आए हैं और उनका नरेगा के तहत ही उनको जो है कार्य जो है दिया गया था। 2 अक्टूबर 2019 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। तो याद रखना है नरेगा अधिनियम कब का है? 2005 का है। और पूरा पूछा जाता है, डिटेल में आप पढ़ोगे। 2006 में लागू हुआ और नाम इसका बदल दिया गया 2009 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण। आवश्यक कार्य कौशल की कमी तथा प्रवेश योग्य औपचारिक योग्यता न होने के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवा स्वरोजगार का कोई जरिया नहीं चुन पाते हैं। ग्रामीण स्वरोजगार गारंटी प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम की जो पहल है इसी को ज़रूरत को देखते हुए की गई है। कौन सी? ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ये संस्थान युवाओं को इस तरह प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि आगे चलकर वह स्वयं को व्यवसाय का जो है प्रारंभ कर सकें। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कौशल भारत मिशन के तहत 15 से 59 वर्ष, ये सब पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, आयु के वर्ग कितने हैं? तो 15 से 59 वर्ष है, ठीक है। इसके लिए इंडिया जो मिशन है आपका कौशल भारत मिशन है, इसके तहत कितनी सीमा है आयु की? तो 15 से 59,
ठीक है, 18 नहीं है, नहीं तो 1862 दिया हो, 1562, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि चलो 18 वर्ष अब थोड़ा वो हो गए हैं, तो यहाँ 1562 ध्यान देना। अगला भाई, ग्राम समाज में स्वरोजगार से संबंधित क्या है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करने वाला एक एकीकृत कार्यक्रम है। योजना का उद्देश्य है सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्व सहायता समूह के रूप में संगठित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। उन्हें अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और उपयुक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। योजना का निर्माण और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है और इस योजना का वर्तमान में पुनर्गठित करके इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दे दिया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला है, कल्याण से संबंधित कुछ तथ्य दिए हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इसे शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। यह बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता आदि की स्थितियों में नागरिकों को सरकारी सहयोग प्रदान करता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता आदि स्थितियों में। अगला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग को लोगों को 500 रुपया तक मासिक पेंशन का हकदार है। कितना? 500 रुपया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जिनकी आयु सीमा है 40 से 62 आयु वर्ग, राशि कितनी है? तो 300 रुपया मासिक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना है। इसके तहत क्या है? उम्र सीमा 18 से 62 है और 300 रुपया पर मंथ है। अगला है दोस्त आपका राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में 18 से 64 वर्ष आयु तक के किसी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने तक वह एक मुश्त राशि प्रदान करने का हकदार होगा और सहायता राशि 20,000 रुपये है। याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला आता है अन्नपूर्णा। तो इस योजना के तहत क्या है कि उन वरिष्ठ नागरिकों को जो पात्र हैं और NOAPS के तहत जो है नहीं ले रहे हैं, उन्हें प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है अन्नपूर्णा में। अगला है आपका प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। यह एक पेंशन योजना है जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय जीवन बीमा LIC को इस योजना का संचालित करने का विशेष अधिकार दिया गया है। तो याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट दिए गए हैं, जो योजनाओं के साथ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको अच्छे से कवर कीजिएगा। तो आगे तो आपका इसी के साथ 52 पेज तक कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर नंबर कौन सा रहा दोस्त? ये 5वां चैप्टर नंबर रहा। तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही जो सब्सक्राइब करने के साथ जो घंटा दिखता है बेल आइकन, उसकी ऑल नोटिफिकेशन को यदि आप प्रेस कर लेते हैं तो जैसे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। साथ ही साथ कभी कभी आपको यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। सिंपली या सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए टेलीग्राम के ऑनलाइन स्टडी किंगडम, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।